हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग अब इंटीग्रेशन पे नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ये टॉपिक क्या होगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट और इनडिफिनिट में क्या फर्क है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। शायद इसमें 4 एक्सरसाइज अभी हमारे लोगों की एनसीईआरटी बाकी है, ठीक है, और 3-4 एक्सरसाइज सीट भी है इसकी शायद, ठीक है। सीट कल हम कहाँ थे? 21 तक कराए थे, 22, 23, 24, 25 4 एक्सरसाइज लगी हुई है निश्चित समाकलन की सीट में। फोटोकॉपी में 4 एक्सरसाइज और 4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में विविध प्रश्नावली को लेकर, तो भी 8 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आज मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन, पूरी इसकी थ्योरी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब बहुत कुछ बताने वाला हूं। और डिफिनिट इंटीग्रेशन से काफी हद तक आपको लॉजिक पता चलेगा, जो 6-7 दिन के बाद हम लोग क्लास लेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, अर्थात निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग हैं, जिसे अंडर कर्व एरिया बोलते हैं, वहां एरिया ज्ञात करेंगे। चलिए बिना कोई समय खराब हुए सभी स्टूडेंट पार्ट 21 का आज लेक्चर पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? निश्चित समाकलन। ये निश्चित समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा दिमाग लगाइएगा, इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है कि एक इंटीग्रल के ढेर सारे आंसर आ जाते हैं। बोलो यार, ये किसका चिन्ह है? इंटीग्रेशन का। बोलो। और इसके अंदर जो फंक्शन भरा होता है उसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। और ये अपना इंटीग्रेशन देता है, तो जो इंटीग्रेशन आ जाता है अर्थात fx प्लस सी, जो देखो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन एक फंक्शन ही निकलता है। बोलो, जो निकल के फंक्शन आता है उसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रांड। समझा गया? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें सी जुड़ जाता है, केवल सी जुड़ने की वजह से ये क्या है? निश्चित समाकलन। समझ गया? अनिश्चित है, इनडिफिनिट है। बात समझा गया? आज हम लोग निश्चित पढ़ेंगे। तो इसी यदि समाकलन को मैं एक लिमिट के बीच में बाउंड कर दूं, अर्थात a to b, क्या पढ़ेंगे? a to b। थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, शायद आप फिजिक्स में पढ़े भी हो तो। समझा गया? ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? लोअर लिमिट। बोलो, ये क्या है? लोअर लिमिट LOWER, लिमिट LIMIT। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? UPPER, अपर लिमिट। निम्न सीमा, ये क्या है? उच्च सीमा। तो जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित किन्हीं दो सीमाओं के बीच में करते हैं, किन्हीं दो सीमाओं में लिमिट में करते हैं, तो उस समाकलन को क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन। अर्थात निश्चित समाकलन है क्या? मुझे sin x का इंटीग्रेशन देना है, sin x का। तो जब sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x प्लस सी होगा। बोलो, बोल रहे हो कि नहीं? यदि यही समाकलन 0 से पाई के बीच कर रहे हैं ना, तो यहां 0 से पाई चिपक जाएगा इस तरह। अभी सब कुछ आइडिया दिलाता हूं, अभी तो मेरे शब्द ही कहां निकले। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि पहले दिन थोड़ा सा आपको डराएगा, और इतना मतलब सरल चैप्टर है कि आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, चैप्टर खत्म हो गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा, यदि मैं यहां लिमिट न लगा होता तो मेरे डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता। यदि लिमिट लगा देंगे तो डिफिनिट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू देगा। निश्चित समाकलन का मान निश्चित होता है, अर्थात एक ही मान होता है। एक आंसर मतलब एक समाकलन का एक ही आंसर होगा। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं? लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। समझ में आ गया? तो स्मॉल एफ का समाकलन क्या होता है? कैपिटल एफ। अरे कुछ आइडिया है? बताए थे। और ऐसे लिमिट लगा देंगे। बोलो, a to b। सी क्या है? सी क्या है? समाकलन स्थिरांक। दूसरा नाम स्वेच्छ अचर राशि, इंग्लिश पे आर्बिट्री कांस्टेंट। दूसरा नाम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? लिमिट रखना आती है? थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़ो? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। पहले कौन सी लिमिट रखते हैं वेरिएबल के ऊपर? ऊपर वाली। ऊपर वाली का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिस दिन अपर लिमिट रखूंगा उस दिन पिक्चर क्या देखेगी? एफ बी प्लस सी। बोलो, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो क्या रखूंगा? एफ ए प्लस का सी। लिमिट किसके ऊपर रखी जाती है? जो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। क्या पढ़े हो यार तुम लोग फिजिक्स में? कहीं लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ी। बोल क्यों नहीं रहे? देखो, ना पढ़ी हो तो मैं दूसरे हिसाब से पढ़ाऊं, बोला जाता है। ना बोलोगे तो बताओ मैं बंगाली पढ़ाऊं क्या, कि सबकी भावनाएं पकड़ लूं? फिजिक्स में कहीं लिमिट रखे हो कि नहीं रखे हो? इंटीग्रेशन की रखे हो? अब नहीं रखे, मैं भूल गया तुम फिजिक्स पढ़े हो, मैं समझ गया तुम्हारी बात। मैं नए स्तर से, मैं तो वैसे भी 0 लेवल से पढ़ाता हूं यार। दिमाग लगाना, इस तरह की कहीं भी लिमिट लगी हो
ठीक है, इस सांप को इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और इस इंटीग्रेशन साइन के ऊपर दो लिमिट खींच दे कभी भी तो समझ जाना कि डिफिनिट इंटीग्रेशन, और लिमिट ना लगाए तो इनडिफिनिट है। लिमिट लगा दे तो निश्चित समाकलन, लिमिट ना लगाए तो अनिश्चित समाकलन। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, अनिश्चित समाकलन में आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ना जन्म सिद्ध अधिकार है समाकलन का। यदि सी नहीं जोड़ रहा हो तो आप समझ गए फैमिली आप कर्व निकलने वाली नहीं। अब जरा दिमाग लगाना। तो अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए जैसे fx की वैल्यू में रखा, यहां पे fx का मान रख दिया। fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? कैपिटल fx प्लस सी। दीदी आराम से थोड़ा सा निकला करो यहां से, क्योंकि इस दिन गिर जाएगा मोबाइल वोबाइल। सुनना, स्मॉल fx का समाकलन कैपिटल fx होता है। सी हम जोड़ देते हैं, हम समझ लिए इनडिफिनिट है। लिमिट इस तरह बड़ा कोष्टक लगाना है, दाहिनी ओर लिमिट रख देना। अभी कुछ नहीं लिखना, भागवत सुनना है, अभी तो माहौल बन रहा है ना। ठीक, a टू बी इधर लिमिट रख देना है। अर्थात जो इंटीग्रेशन की लिमिट होती है, जो इंटीग्रल का जो रिजल्ट आता है, जो इंटीग्रांट आता है, उसको आप बड़े कोष्टक में भर के कोष्टक के दाहिनी ओर लिमिट लगा देंगे। अब भी नहीं समझा? लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे मैं बता रहा हूं। जहां वेरिएबल हो, जहां वेरिएबल हो वहां पे अपर लिमिट, फिर माइनस चिन्ह लगा के कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। तो यहां x की जगह यूज होगा एफ बी प्लस सी। सी इज कॉन्स्टेंट नंबर नहीं ऐसा नहीं। फिर क्या होगा? एफ ए प्लस सी। रिजल्ट ज्यादा देखो, एफ बी प्लस सी माइनस का एफ ए माइनस का सी, मर गए सी से सी। बोलो, इसका मतलब हमें सीखने को क्या मिला है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, बोलो, एफ बी माइनस का एफ ए। नहीं आया समझ में? तो जब समाकलन के रिजल्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट, हिंदी में सोच चरास ना दिखे, कौन सा समाकलन? निश्चित समाकलन। क्योंकि सी कहां चला गया? कट गया। अब जरा दिमाग लगाइए, इस पे आप लिमिट रख के बताओ मुझे। लिमिट रखिए इस पे, अपर लिमिट क्या होगी? माइनस का कॉस पाई प्लस का सी। क्या समझदार हो? समझ गए? बोलो, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस का कॉस 0 प्लस का सी। बोलो, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 होगा प्लस सी। बोल क्यों नहीं रहे हो? कॉस 0 की वैल्यू 1, अंदर 1 गुणा होगा तो +1 माइनस सी, कटा, वैल्यू कितनी आ गई? तो जब भी लिमिट लगा देगा तो एक इंटीग्रेशन के एक यूनिक वैल्यू देगा, बदल नहीं सकते आप, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। इस इंटीग्रेशन को किसी भी मेथड से लगा दे, लेकिन जब लिमिट रखूंगा तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब जब भी सी ना जुड़ा हो, इसकी पहचान क्या आगे? कि यदि समाकलन स्थिरांक ना जुड़ा हो, क्या प्रश्न को हल करते समय मैं समाकलन स्थिरांक जोड़ूंगा? नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जोड़ के देखा तो जब तक मैं लिमिट नहीं रखता हूं तभी तक उसकी औकात है, और जहां मैंने लिमिट रखा तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। तो नंबर 1 बात क्या है? निश्चित समाकलन होता क्या है? जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो सीमाओं में किया जाता है, किन्हीं दो सीमाओं में किया जाता है। सीमाओं को मतलब समझ गए? लिमिट में, समझ में आ गया? तो उस समाकलन को क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन कहते हैं। लिखेंगे, हिंदी डाले होंगे निश्चित समाकलन। जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है, जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है, किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है, किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है, तो उस समाकलन को निश्चित समाकलन कहते हैं। तो उस समाकलन को निश्चित समाकलन कहते हैं। हाँ भाई, समझ में नहीं आया? बोलो, निश्चित समाकलन किसे कहते हैं? जब किसी फलन का समाकलन दो लिमिट के बीच करते हैं। बात समझ में आ गया? उसे कौन सा समाकलन कहते हैं? निश्चित समाकलन। लिखना बंद करिएगा, इफ लिखना नहीं। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? बोलो, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, फिर
सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, समझ में आ गया। देन तब सुनिए, तब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स प्लस सी लिमिट ए टू बी। लिमिट को कैसे पढ़ते हैं जरा सुने, अपर से सॉरी लोअर से अपर की तरफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए टू बी, अर्थात पहले लोअर लिमिट पढ़ेंगे फिर अपर लिमिट पढ़ेंगे, बीच में 2 लगा देंगे। 2 मीन्स से, अर्थात इस फंक्शन को एफ एक्स जो एक फंक्शन है उसका हमें एरिया फाउंड करना। अभी मैं बताता हूं, धीरे धीरे चलता हूं, ठीक है। ए टू बी के बीच इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, समझा गया। तो इसका इंटीग्रेशन मैं पढ़ चुका हूं डिफिनिट में कि ये वैल्यू होगी, लिमिट लगा दूंगा। जिस दिन लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट कैसे अप्लाई करूंगा, पहले अपर लिमिट बोलो, फिर माइनस करके कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल क्यों नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, आ रहा समझ। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या आ गया, एफ बी बोलो प्लस का सी माइनस का एफ ए माइनस का सी से सी मर गए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया बोलो, एफ बी माइनस का एफ ए। समझ में आया कि नहीं आया, लिखना शुरू करो। एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, फ्री मार्क्स लिखा रहा हूं, मस्त हो के आज मेरी बातों को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा ताकि मैं आपके साथ बेहतर कर पाऊं। देखो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए बस। मैं फंक्शन का इंटीग्रेशन उसी तरह व्यवहार करूंगा जिस तरह मैं इनडिफिनिट में करता था, ठीक। अर्थात दिए गए फलन का समाकलन बड़े कोष्टक में भर लेना है और कोष्टक के दाहिनी ओर दाईं ओर राइट हैंड साइड पे लिमिट लगा देनी है। और जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको बड़े कोष्टक में डाल दे और कोष्टक के राइट हैंड साइड की तरफ लिमिट डाल दे। समझ आ गया? लिमिट कैसे अप्लाई करना जरा सुनना। जो वेरिएबल हो उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट डाल फिर लोअर लिमिट डाल। तो पहले मैं यहां पे इस जो इंटीग्रल जो इसका रिजल्ट आया है इंटीग्रेशन का, जहां पे वेरिएबल है वहां पे अपर लिमिट बी डाल रहा हूं। तो वेरिएबल मतलब एक्स के रिस्पेक्ट है तो एक्स की जगह बी डालूंगा। तो एफ बी सी उसी तरह जो कहता हूं उतर गया। फिर माइनस लोअर लिमिट यहां डालूंगा सी उसी तरह, तो सी से सी क्या हो गया, कट गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स प्लस सी, बोलो यार, ठीक है। अब थोड़ा सा बेजा लगाइएगा, आप मुझसे लिमिट रखवा दीजिए बस। पहले किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, इतना नहीं दिख रहा, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष, बोलो ना। तो लिमिट किसकी जगह रखोगे, एक्स की जगह। तो पहले अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट रखूंगा तो माइनस का कॉस पाई। अब इसको क्या करूं, ये तो कांस्टेंट, यहां तो एक्स है नहीं, तो बेटा जो कहते हो तुम उतर जा। नहीं आया समझ में, बोल क्यों नहीं रहो। फिर लोअर लिमिट रखूंगा तो क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट माइनस कास 0 प्लस सी। जरा सुनना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस सूत्र में होता है। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अब बताओ कास पाई की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस
प्लस 1 प्लस सी माइनस cos 0 की वैल्यू माइनस 1 प्लस सी, ये माइनस चिन्ह लगा है ना, अर्थात 1 प्लस सी प्लस 1 माइनस सी, सी से सी कट गया, वैल्यू क्या आ गई 0 से पाई साइन एक्स dx बराबर कितना आ गया 2। चलो इसको भी डालो, अभी नहीं आया समझ में, आ गया समझ में भाई। थोड़ा स्पीड के साथ कॉपी करो। महत्वपूर्ण बातें मैं रीमार्क्स में लिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखाऊंगा, आप थोड़ा सा सीरियस रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस रीमार्क्स में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन का कॉपी हो गई कि नहीं? निश्चित समाकलन का जो आंसर आता है उसके आंसर में सी इंक्लूड नहीं रहता, सी क्या हो जाता है लिमिट डालने के बाद कट जाता है। तो पहली बात तो मैं यही कहूंगा, चूंकि सी स्वेच्छ चरराशि सी उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस समाकलन को निश्चित समाकलन बोलते हैं। नहीं आया समझ में? लफड़ा क्या कर रहा था, सी तो पूरा लफड़ा कर रहा था इंडिफिनिट में। तो जैसे x का समाकलन करते थे तो x स्क्वायर बाई 2 आता था, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, फिर ढेर सारे एक दूसरे के समांतर परवलय नहीं बनते थे। बोल क्यों नहीं रहे हो? तो यहां पे ढेर सारे नहीं बनेगा, एक ही ग्राफ बनेगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि अब सी तो मिलने वाला नहीं है, अब सी तो कट जाएगा लिमिट डालने के बाद। इसका मतलब पहले नंबर में यही लिखूंगा, चूंकि स्वेच्छ चरराशि सी उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस समाकलन को निश्चित समाकलन कहते हैं। लिखे, चूंकि स्वेच्छ चरराशि सी उपस्थित नहीं है, चूंकि स्वेच्छ चरराशि आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी, चूंकि स्वेच्छ चरराशि सी उपस्थित नहीं है, इसलिए इन समाकलनों को निश्चित समाकलन कहते हैं। इसलिए इन समाकलनों को निश्चित समाकलन कहते हैं। इसलिए इन समाकलनों को निश्चित समाकलन कहते हैं। इन समाकलनों को निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं। ध्यान सुनना, पहली निशानी समझ में आई कि नहीं? दूसरी निशानी पकड़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यार कि मैं साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स प्लस सी होता है, तो क्या प्रश्न को हल करते समय सी जोड़ना जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि कट जाता है। इसका मतलब दूसरी बात क्या गई कि निश्चित समाकलन को हल करते समय, प्रश्न में निश्चित समाकलन को हल करते समय समाकलन स्थिरांक सी नहीं जोड़ते हैं। अर्थात कभी भी लिमिट लगी हो, कुछ भी लिमिट लगी हो 0 से पाई, इस फंक्शन का यहां पे बड़े कोष्टक में इंटीग्रेशन डाल दे, राइट हैंड साइड पे लिमिट लगा दे, किंतु सी मत जोड़। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि जोड़ देंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब जब भी मैं लिमिट पे काम करूंगा तब मैं आर्बिट्री कांस्टेंट सी नहीं जोड़ूंगा। मैंने जोड़ के दिखाया है कि देखो जुड़ गया, लेकिन बाद में फाइनल क्या हो गया? कट गया। अर्थात निश्चित समाकलन के प्रश्न हल करते समय आर्बिट्री कांस्टेंट सी नहीं जोड़ा जाता है। लिखो, निश्चित समाकलन को हल करते समय, निश्चित समाकलन को हल करते समय स्वेच्छ चरराशि सी नहीं जोड़ते। 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 दो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोल दो भैया। आ गया समझ में? समझ में नहीं आया? आ गया। तीसरी बात और सुन लीजिए, ठीक, दिमाग लगाइए। महत्वपूर्ण बात, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से देखना, इस एग्जाम्पल से देखना,
मेरी भावनाओं में डूब जाना। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक सवाल लगा लेगा किंतु वो फीलिंग नहीं आती जो होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरह का भविष्य में कैरियर बनाना हो, ठीक है, तब लेट हो जाती है, फिर आप मेहनत करते हो। देखो, जिस इंटीग्रल का आप इंटीग्रेशन दे रहे हो, अर्थात इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो फंक्शन लिखा होता है वो इंटीग्रल होता है, और लिमिट क्या दे रहा हूं 0 से पाई, अर्थात जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उस इंटरवल में, इंटरवल मींस लिमिट में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। नहीं आया समझ में? इसका मतलब कि ये किसमें आप समाकलन कर रहे हो, ए से बी तक में, तो ए से बी तक में इस फंक्शन को कहीं टूटना नहीं चाहिए। नहीं आया समझ में? इसका मतलब कि लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तभी परिभाषित होगा जब x बिलोंग क्लोज इंटरवल ए टू बी में फलन एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूअस। नहीं आया समझ में यार, इतने पागल हो तुम लोग, बकवास की बातें करो तो एक बार में समझ में आ जाएगा, अब फालतू की बातों में तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, दिमाग लगाना, अच्छा फर्जी परेशान ना करना। हाँ, ये फंक्शन देख रहे हो, यहां पे क्या है, x बराबर ए, अरे x बराबर है वाई एच के समांतर रेखा खींचेगी, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता, आगे समझ में, तो x की लिमिट पड़ी हुई है, यदि x के रिस्पेक्ट कर रहे हो, और ये क्या है x बराबर b, तो मेरे कहने का मतलब क्या, ये फंक्शन है क्या, अर्थात a से b के बीच में जो फंक्शन का तमाशा है ना, ये कहीं टूटा ना हो, अर्थात इस बकवास की वैल्यू तभी निकलेगी जब गिवन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? तो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो तीसरी बात लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये लिखना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तभी परिभाषित होगा जब x बिलोंग क्लोज इंटरवल ए टू बी, क्लोज का मतलब समझ रहे हो ना, ए भी ले रहा है और बी भी ले रहा है, क्लोज इंटरवल x बिलोंग क्लोज इंटरवल ए टू बी पर फलन एफ एक्स सतत हो, पर फलन एफ एक्स सतत हो, समझिएगा। जैसे कोई ये इंटीग्रेशन लिखा था पहले ही नंबर पे, मैंने इसका आंसर क्या लाया था, एफ बी माइनस कैफ है, आपके नोट्स में समाहित है, ये सब लिखने की जरूरत है, हम लोग इसको घेरे में बंद किए थे। पहले नंबर की बात सुन ले, फिर ध्यान से सुनना, कान खोले रहना सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लाइन हो सब खोल दीजिए, ध्यान सुनना। नंबर 1, चूंकि इसके रिजल्ट में सी नहीं दिखा इसलिए ये डिफिनिट है, अर्थात ये यूनिक वैल्यू देगा। नहीं समझ में आया? आंसर बार बार बदलेगा नहीं, अपना यूनिक वैल्यू देगा ये। फिर बताऊं आगे। दूसरे नंबर पे प्रश्न को हल करते समय निश्चित समाकलन के रिजल्ट में कभी आर्बिट्री कांस्टेंट सी नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि कट जाते। जोड़ भी देंगे तो कौन इतना बड़ा वो बहादुरी वाला काम कर दोगे, लिमिट डालोगे, कट जाएगा, मत जोड़ो। क्या करना है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपनी वैल्यू तभी देगा जब ए से बी तक फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। चौथे नंबर की बात क्या है जरा सुनिए, समाकलन चिन्ह के नीचे जो स्मॉल ए लिखा है उसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको क्या पढ़ते हैं, LOWER, लिमिट LIMIT। स्पेलिंग गलत तो नहीं है? सही। देखो, समाकलन चिन्ह के नीचे लिखी संख्या स्मॉल ए समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं। निम्न सीमा का मतलब लोअर लिमिट। लिखो चौथे नंबर में, समाकलन चिन्ह के नीचे लिखी संख्या स्मॉल ए। अब आपके एग्जाम्पल में लिखी है भाई संख्या, नहीं समझ पाए क्या आप? समाकलन चिन्ह के नीचे लिखी संख्या स्मॉल ए, लिखी संख्या स्मॉल ए, लिखी संख्या स्मॉल ए, समाकलन की निम्न सीमा, इंग्लिश में लोअर लिमिट, इंग्लिश जरूर लिख लीजिए। समाकलन की निम्न सीमा, निम्न सीमा इंग्लिश में लोअर लिमिट कहते हैं। समाकलन चिन्ह के नीचे लिखी संख्या स्मॉल ए, लिखी संख्या स्मॉल ए समाकलन की निम्न सीमा लोअर लिमिट कहते हैं। अगले नंबर पे नंबर बढ़ाते जाइए आप। हाँ आ जाओ भाई, पांचवें नंबर पे ध्यान सुनना। समाकलन चिन्ह के ऊपर लिखी संख्या बी, समाकलन की
उच्च सीमा या अपर लिमिट कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? अपर लिमिट, UPPER लिमिट, LIMIT लिखेंगे। समाकलन, समाकलन चिन्ह के ऊपर, समाकलन चिन्ह के ऊपर लिखी संख्या स्मॉल b, समाकलन चिन्ह के ऊपर लिखी संख्या स्मॉल b, लिखी संख्या स्मॉल b, लिखी संख्या स्मॉल b समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं। लिखी संख्या स्मॉल b को समाकलन की उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या आ गया? अपर लिमिट, स्पेलिंग लिख लो, अपर लिमिट कहते हैं। तथा संख्यात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि का मतलब क्वांटिटी के अनुसार, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग संख्यात्मक दृष्टि से उच्च सीमा का मान निम्न सीमा से बड़ा होता है। संख्यात्मक दृष्टि से उच्च सीमा का मान, उच्च सीमा का मान निम्न सीमा से बड़ा होता है। उच्च सीमा का मान निम्न सीमा से बड़ा होता है। क्या बातें आपको समझ में नहीं आई? अर्थात जो लिमिट रखी होगी, जैसे लिमिट देख रहे हो ना 0 से 2 पाई, तो नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट पढ़ते हैं, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट पढ़ते हैं। लेकिन यदि क्वांटिटी के नजरिए से देखें, अर्थात एक संख्या के नजरिए से देखें, तो यहां पे छोटी संख्या लिखी होगी ऊपर के बजाय, अर्थात ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी होगी किससे? नीचे वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट, अर्थात सापेक्ष। अब भी समझ में नहीं आया? हेडिंग बनाइए, अगली हेडिंग, निश्चित समाकलन हल करने के नियम। हेडिंग लिखेंगे निश्चित समाकलन हल करने के नियम। निश्चित समाकलन हल करने के नियम। हेडिंग है निश्चित समाकलन हल करने के नियम। एक एग्जाम्पल लगा लेता हूं, फिर आप बाद में एग्जाम्पल लगाइएगा। हाँ भाई, तैयार हो आप लोग? जरा सुनिएगा। लिमिट 0 से पाई cos x इंटू dx की वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं। बताओ, cos x का समाकलन, cos x का समाकलन sin x। क्या सी जोड़ू? क्यों नहीं जोड़ूंगा? क्योंकि निश्चित समाकलन है। जोड़ भी दूंगा तो क्या पुरस्कार पा जाऊंगा? 2 लाइन बात कट जाएगा, तो नहीं जोड़ना, बात खत्म। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे? 0 से पाई cos x इंटू dx। सुनिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट का प्रयोग कैसे करते हैं? किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है? x के रिस्पेक्ट वेरिएबल x है। अब वेरिएबल की लिमिट होगी, अर्थात क्या होगा? साइन पाई बोलो माइनस साइन 0, अर्थात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? अब जरा दिमाग लगाइए। 0 से पाई cos x इंटू dx इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, आंसर कितना आ गया? 0। अब भी नहीं समझ में आया? तो निश्चित समाकलन हल करने के लिए क्या करते हैं? निश्चित समाकलन को हल करने के लिए दिए गए फलन का समाकलन बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं। सुन रहे हो? दिए गए फलन का समाकलन बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं तथा कोष्टक के दाईं ओर समाकलन की सीमाएं लगा देते हैं। इसके पश्चात चर राशि के स्थान पर उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के मानों का प्रयोग करके आपस में घटा देते हैं और अलजेब्रिक सम करते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब समझ रहे हो? बीजीय योग, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए साधारण जोड़ घटाव जो करते हैं हम लोग 6, 7, 8 में, कि प्लस माइनस का ख्याल करते हुए जोड़ देना है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसके देखिए 3 नियम होते हैं। नंबर 1 नियम, दिए गए फलन का समाकलन इस डिब्बे में भर देना है, इस डिब्बे की दाईं ओर समाकलन की सीमा लगा देना है। फिर चर राशि के स्थान पर उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के मानों का प्रयोग करके आपस में घटा देना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर होगा। क्या समझ में नहीं आया? लिखो, हेडिंग के नीचे लिखो। अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना, पहले मैं 2 लाइन बोलूंगा, उसको लिखिएगा। ऑनलाइन बच्चे ध्यान से सुने। पहले जो आप हेडिंग लगाए निश्चित समाकलन हल करने के नियम, उसके नीचे मैं कॉन्सेप्ट कुछ बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बोलूंगा, फिर आप ये उतारिएगा। लिखेंगे निश्चित समाकलन हल करने के लिए, निश्चित समाकलन हल करने के लिए निश्चित समाकलन हल करने के लिए निश्चित समाकलन हल करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए फलन का समाकलन बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम दिए गए फलन का समाकलन, सर्वप्रथम दिए गए फलन का समाकलन, सर्वप्रथम दिए गए फलन का समाकलन, फलन का समाकलन बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं, बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं तथा कोष्टक के दाईं ओर, तथा कोष्टक के दाईं ओर, तथा कोष्टक के दाईं ओर समाकलन की सीमाएं लगा देते हैं, तथा कोष्टक के दाईं ओर समाकलन की सीमाएं लगा देते हैं, तथा कोष्टक के दाईं ओर समाकलन की सीमाएं लगा देते हैं। इसके पश्चात चर राशि के स्थान पर, इसके पश्चात चर राशि के स्थान पर उच्च सीमा, इसके पश्चात चर राशि के स्थान पर उच्च सीमा, इसके पश्चात चर राशि के स्थान पर उच्च सीमा तथा निम्न सीमा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के मानों का प्रयोग करके, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के मानों का प्रयोग करके, के मानों का प्रयोग करके आपस में घटा दिया जाता है, के मानों का प्रयोग करके आपस में घटा दिया जाता है, के मानों का प्रयोग करके आपस में घटा दिया जाता है। इसके पश्चात ये जो आपके सामने एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है उसको लिख लीजिए। देखो यार, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी इसकी थोड़ा थ्योरेटिकल मीनिंग समझ में आई है कि ये चल क्या रहा है। देखो, जो आईआईटी मेंस की परीक्षा होती है, एक सवाल बिल्कुल डिफिनिट इंटीग्रेशन का तो आने आना है, पेपर आउट रहता है एक तरह से। 30 सवालों में से एक सवाल डिफिनिट का तो रहता है। अगले चैप्टर से भी एक सवाल आता है 100%। हाँ भाई, रेडी हो आप लोग? कुछ दिमाग काम किया कि नहीं? क्या करना हमें? आज हम नया क्या सीखे हैं? इस तरह के बकवास का हम समाकलन तो 20 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक। जबकि लिमिट ना लगी होती तो इनडिफिनिट होता, तो वहां से जुड़ता। बोल क्यों नहीं रहा? जिस दिन डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा उस दिन सी जोड़ भी देंगे तो लिमिट देने के बाद कट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जोड़ो ही ना, बात खत्म करो। समझ में आ गया? तो आप साइन एक्स लिमिट कैसे एप्लीकेशन करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं लिमिट का, ये भी शायद आप फिजिक्स में भी पढ़े थे। ना पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए। दिए गए फलन का समाकलन बड़े कोष्टक में लिखते हैं, कोष्टक की दाईं ओर लिमिट लगा देते हैं। तत्पश्चात जो आंसर आया है उसके वेरिएबल के स्थान पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख के बीच का चिन्ह माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक यूनिक वैल्यू आती है, एक निश्चित वैल्यू आती है, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। वहां पे अनिश्चित वैल्यू क्यों आती थी? क्योंकि सी जुड़ा रहता था। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझिए, 0, आधा, 1, 2.5, 3.5। याद है कि सब फर्जी चिल्ला रहा हूं। इसका मतलब मैं पूरे सारांश पे कहां पे आ जाता हूं कि एक फोटो बना लू मैं, नोट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू, इसका मुझे रिजल्ट पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होता है, fb माइनस नहीं आए समझ, बोलो इसको क्या, ये क्या है, साइन ऑफ क्या लिखा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो ये क्या है, ये समझ आ गया, अपर लिमिट। अब जरा दिमाग लगाइए, इसको क्या पढ़ते हैं, INTE
GRAL क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल। अब यहां पे जो वैल्यू देगा ना, भेजा लगाना, यहां पे जो वैल्यू देगा ना तो एक कांस्टेंट नंबर देगा। नहीं आया समझ में, क्यों कांस्टेंट देगा, भेजा लगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल में आएगा कि कांस्टेंट में आएगा, कांस्टेंट में आएगा, क्योंकि वेरिएबल की जगह तो लिमिट पटक दी है ना। नहीं आया समझ में, अरे दिमाग के ढक्कन हो, क्या एक्स के टर्म में आंसर आएगा क्या, पहले अपना समाकलन देगा एक्स के टर्म में, फिर लिमिट डाल दोगे ना, तो जब लिमिट डालोगे तो कैलकुलेट होगी 2 3 4 नहीं कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो टोटल वैल्यू होगी कांस्टेंट नंबर आएगा। तो ये फोटो बना लो सब, इसको पढ़ते पढ़ते क्या है आपको सब पता होगा, बना लीजिए, जल्दी बनाइए, मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। हाँ समझ में नहीं आया क्या, बनाए फिगर बनाए, बता रहा हूं जल्दी से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, हिंदी में लिखेंगे निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, इंग्लिश में लिखा हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, नीचे हिंदी से लिख दो निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। हेडिंग डालना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो हिंदी में लिखना है निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, लिख लो हिंदी से भी, निश्चित समाकलन का, निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। समीर भैया, विवेक भैया शांत बैठो ताकि मेरा कंसंट्रेशन दिमाग का बना रहे, नहीं इधर उधर बहक जाऊंगा। स्टूडेंट का बहुत बड़ा सहयोग होता है टीचर के साथ, तभी आगे कुछ कहानी बनती है। यार देखो ये हो क्या रहा है, आखिरकार मुझे इतनी तो फीलिंग आ गई कि दिए गए फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, बड़े कोष्टक में डालूंगा, लिमिट डाल दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। अर्थात इसकी गणित की दुनिया में इसका मीनिंग क्या होती है आखिरकार, तो मीनिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे a to b fx dx लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये अपनी वैल्यू तभी देगा, ये बकवास वैल्यू तभी देगा जब फंक्शन fx a से b तक लगातार बना हो। अर्थात ये कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ना, तो उस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूटी पड़े बैठे हो, इसका मतलब a से b तक में फंक्शन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, मतलब एक ग्राफ बनाता हूं, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ, जरा दिमाग लगाएगा, मुझे fx का ग्राफ नहीं पता क्योंकि फंक्शन नहीं दिए हुए, तो एक मैं इमेजिन कर रहा हूं, कि कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। और ये किसका ग्राफ है, fx का, fx का दूसरा नाम y, बोलो fx में x क्या होती है, डोमेन, रेंज, fx का दूसरा नाम y मतलब हाइट, हाइट मींस रेंज, समझ में आ गया। ये किसके सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष, तो लिमिट x की होगी। अर्थात ये लिखा है a, लेकिन मन की आंखों को देखना x बराबर नहीं आया समझ में, x बराबर a यहां पे होगा, बोल क्यों नहीं रहे हो, मैंने अभी अभी लिखाया कि अपर लिमिट बड़ी होती है
अर्थात मूल बिंदु से पहले लोअर लिमिट मिलेगी, फिर अपर लिमिट मिलेगी x बराबर b। और मैं कक्षा 11 से स्ट्रेट लाइन से पढ़ता चला हूं, x बराबर a की फीलिंग होती है मूल बिंदु से a दूरी पर एक वर्टिकल रेखा अर्थात yh के समांतर। अब भी समझ में नहीं आया, बोलो। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलजेब्रिक सम करता हूं, इसको थोड़ा सा ये भी है लेकिन ग्राफ को मैं बताना चाहता हूं, इस ग्राफ से जरा समझे। ये मतलब है क्या, a से b के बीच में फंक्शन टूटा ना हो, अच्छा नहीं टूटा, बोलो यार। तो a से b के बीच में, a से b के बीच में जितना एरिया इसने बाउंडेड किया वही एरिया, अर्थात ये एरिया मिला, एक पार्ट मिला कि नहीं, बोलो। और इसी पार्ट का जो एरिया होगा वही इसकी वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में? इसका मतलब a से b के बीच में फंक्शन कितना एरिया ले रहा है वही एरिया क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। अब जरा दिमाग लगाइए, नहीं आया समझ में आपको, आगे होगा समझ में, इतना पागल नहीं। सपोज दैट एक ग्राफ देखना थोड़ी देर के लिए, भेजा लगाना, ठीक है। मैं कुछ इस तरह इमेजिन कर रहा हूं कि अपना ग्राफ है, इस तरह कुछ ग्राफ है ये, ठीक। किसके ग्राफ है मुझे नहीं पता। मैं यहां पे ले लिया x बराबर a, बोलो ये क्या है, x बराबर b। क्या समझ पा रहे हो? यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, यहां से खत्म हो रहा है। अच्छा, मेरे मतलब का देखो ना, तो क्या a से b तक में ग्राफ टूटा है? बताओ, a से b तक में कितना एरिया दबा लिया? एक तो ऊपर पकड़ा, बोल क्यों नहीं रहे हो? एक भाग नीचे आया, बोलो। फिर एक भाग ऊपर आया। इसका प्यार से नाम मैं a1 दे दूं, इसका नाम a2, इसका नाम a3। क्या समझ में आ रहा है? तो इसकी फीलिंग क्या होगी, जरा दिमाग लगाना। a2b fx dx इक्वल टू, ये अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। गणित की दुनिया में महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। गणित की दुनिया में 3 तरह के समेशन होते हैं। एक होता है अलजेब्रिक सम, बीजीय योगफल, एक होता है मॉडुलस सम, मापांकों का योगफल, एक होता है वेक्टर सम। नहीं आया? तो गणित की दुनिया में कितने तरह के जोड़ होते हैं? 3 तरह के। एक बीजीय योग, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक समेशन। दूसरा क्या होगा, मॉडुलस समेशन। मॉडुलस समेशन का मतलब है कि नेगेटिव नंबर को भी मैं प्लस करके जोड़ूंगा, क्योंकि सब में मॉड लगा होगा, और जब सब में मॉड लगा होगा तो नेगेटिव को भी मैं प्लस करके ही चलूंगा। अरे पगलो, समझ में नहीं आए? और सबसे पहले हमें कक्षा 6, 7, 8 से अलजेब्रिक सम ही सिखाया जाता है कि 8 - 2 + 4 लिखा है तो प्लस माइनस का ख्याल रख के जोड़ घटा दे, अर्थात 8 में 2 घटेगा तो 6 आएगा। नहीं आया समझ में? और +4 जुड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम। अब मॉडुलस सम होता तो सम में मॉड लगा होता। क्या समझ में आ गया, बोलो? तो वैल्यू क्या होती, 8 - 2 - 4, अर्थात ये 14 आ जाता। अब भी नहीं समझ में आया, बोलो? तीसरे सम के ऊपर आ जाते हैं, वेक्टर a + वेक्टर b, अर्थात 2 वेक्टरों का योगफल 5 नहीं आएगा, एक नया वेक्टर खड़ा होगा, वेक्टर c। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोल रहे हो? समझ में आया? जरूरत नहीं है लेकिन क्यों बता रहा हूं। गणित की दुनिया में 3 तरह के योग होते हैं। एक बीजीय योग, बीजीय योग का मतलब साधारण जोड़ घटाओ बाकी है, क्या हाँ की बाकी है, पर देहात में बोलते हैं ना बाकी बाकी, बाकी का मतलब माइनस। समझ में आ गया? दूसरा समेशन मॉडुलस सम, मॉडुलस सम का मतलब माइनस वाले भी प्लस करके जोड़ूंगा। तीसरा वेक्टर सम, समझ में आ गया? तो यहां अलजेब्रिक सम का मतलब है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना। ये a से b के बीच में फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है जो अंदर इंटीग्रल भरा उसका ग्राफ बना दे। नहीं आया समझ? अर्थात इस साथ के अंदर जो फंक्शन भरा उसको इंटीग्रल पढ़ते हैं, उसका ग्राफ बना दे। और लिमिट ले ली कहां से कहां तक उस ग्राफ को डिफाइन करना है। नहीं आया समझ में? और फिर उस लिमिट के बीच में कितना एरिया दबा रहा है उस एरिया को अलजेब्रिक सम कर दे, सवाल खत्म। अब भी नहीं आया समझ में? इसका मतलब जब एक्स अक्ष के ऊपर होता है एरिया, एबव एरिया पॉजिटिव और बिलो एरिया नेगेटिव। ये बात तो ये सुन लीजिए, जो एक्स अक्ष के ऊपर का भाग होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा, जो एक्स अक्ष के नीचे का होगा नेगेटिव एरिया होगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, बोलो? a1। बोलिए। फिर ये क्या नीचे है क्या, तो मैं क्या करूं, -a2। नहीं आया समझ में? बोलो प्लस का, ये पूरा जो बकवास होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब भी आपको समझ में नहीं आया? आ गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्स अक्ष के नीचे। समझ में आ गया? और अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि मैं इसको इसमें घटाऊंगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी। सपोज दैट 8 होती, -2 होता, +3 होता तो मैं घटा देता। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि इसकी मीनिंग क्या होगी, मीनिंग होगी
x दिए गए फलन fx, जरा सुनिएगा, x बराबर a, x बराबर a और x बराबर b तथा फलन fx और x अक्ष के द्वारा घिरी हुई आकृति का बीजीय योगफल इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन को कहां से कहां तक, a से b तक क्या करना है, x अक्ष के द्वारा एक आकृति घेरेगा, उस आकृति का क्या करना है, बीजीय योग। अरे यार समझ में नहीं आया क्या, फिर से बताऊं तो इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगी कि x बराबर a और x बराबर b तथा, देखो चारों से बाउंड्री लगा देगा, दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये नहीं समझ में आया, कुछ इस तरह का ग्राफ, इस बार इस तरह का ग्राफ बना दे। यहां पे क्या है, x बराबर है, यहां पे समझ गए, तो x बराबर है की एक बाउंड्री लगी है कि नहीं, दूसरी बाउंड्री है, बोलो, एक फंक्शन की बाउंड्री, बोलो, चौथी बाउंड्री x अक्ष की, ये एक पार्ट ऊपर है क्या, अरे बर्फी का टुकड़ा ऊपर है क्या, एक नीचे है क्या, सपोज दैट इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4, आंसर कितना, 8 - 4 बराबर 4। नहीं आया समझ, नीचे का एरिया मैं क्या करूंगा, नेगेटिव भरूंगा, ऊपर का एरिया प्लस भरूं, तो फीलिंग समझना, अर्थात x बराबर है और x बराबर b तथा फलन fx और x अक्ष के द्वारा घिरी हुई आकृतियों के क्षेत्रफलों का बीजीय योगफल a to b fx dx के मान के बराबर। अब भी समझ में नहीं आया, लिखें, a to b fx dx का अर्थ है, अब तो क्लियर है यार कि अब भी नहीं क्लियर, a to b fx dx का अर्थ है x बराबर a और x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b तथा फलन fx तथा फलन fx और x अक्ष के द्वारा घिरी हुई आकृतियों का बीजीय योगफल, घिरी हुई आकृतियों का बीजीय योगफल घिरी हुई आकृतियों का बीजीय योगफल। हाँ सेंटेंस तो आ गया ना, पढ़ लीजिए, सेंटेंस आ गया। देखिए क्या सेंटेंस बना है, a to b fx dx का अर्थ है x बराबर a, x बराबर b फलन fx और x अक्ष के द्वारा घिरी हुई आकृतियों का बीजीय योगफल। सेंटेंस आ रहा ना, बीजीय योगफल के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जरा इंग्लिश पे समझ लेते हैं, इंग्लिश पे क्या है, a to b fx dx की मीनिंग क्या है, एरिया बाउंडेड बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b फंक्शन fx एंड x एक्सिस, अर्थात a से b तक में जो ग्राफ जा रहा है वो कितना एरिया बाउंडेड कर रहा है, उस बाउंडेड एरिया का अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम का मतलब है यदि x अक्ष के ऊपर होगा तो प्लस में एरिया लोगे और x अक्ष के नीचे होगा तो शायद चला जाए x अक्ष के नीचे, तो ये वाली फोटो बना के ये लिख लो, बात खत्म। अब भी नहीं आया समझ में, तो ये वाली फोटो बना लो फिगर और ये नीचे लिख लो, ये बकवास हो गया है। तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन x बराबर है एंड x बराबर एंड फंक्शन fx एंड x एक्सिस। तो यहां पे अलजेब्रिक समेशन करना है,
बताइए इसकी मीनिंग आज से समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यार। इसका मतलब मैं ग्राफ बनाना जानता हूं तो मुझे समाकलन करने नहीं, मैं तो खटाक खटाक एरिया करके जोड़ दूंगा, बात खत्म कंपटीशन लेवल पे। लेकिन इतना ध्यान रखना, एरिया का क्या करना है, बीजीओ, बीजीओ को मतलब साइन का ध्यान रखना है, नीचे हो तो माइनस, ऊपर हो तो प्लस। मॉडुलस सम ना कर देना, मॉडुलस सम होता ना तो इसमें भी मॉड लग जाता, तो ये कभी घटता ही नहीं, आपस में सब जुड़ जाते हैं। आ गया होगा समझ में? तो गणित की दुनिया में तीन तरह के ऑपरेशन, जोड़ने में तीन तरह के समेशन होते हैं। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब साधारण जोड़ घटाव बाकी जो हम लोग पढ़े हैं। मॉडुलस सम का मतलब अर्थात सबको मॉड के साथ, अर्थात सबको प्लस बना के जोड़ना। वेक्टर सम का मतलब दो वेक्टरों का जोड़फल एक वेक्टर आता है, मैं पढ़ाऊंगा विधिवत वेक्टर भी हमारे कोर्स पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो क्या मैं थोड़ा सा आगे की बातें करूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? अब जरा दिमाग लगाइए, कभी भी देखिएगा भेजा लगाएगा, थोड़ा सा भेजा लगाएगा तो मजा आ जाएगी। ठीक, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 0 से पाई tan x dx इक्वल टू, अब सुनना, आप लिखना नहीं, बाद में लिखना, चाहे आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, चाहे एग्जाम्पल समझ लीजिए, नोट लगा लीजिए, जैसे मर्जी। देखो tan x का जो इंटीग्रेशन, tan x का जो ग्राफ होगा 0 से पाई के बीच कंटिन्यूअस नहीं होता, नहीं आया समझ में? मैं बता रहा हूं, बताओ tan x का अवकलन बताओ, बोलो। sec स्क्वायर, कुछ लोगों का अवकलन भूल गया, पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, समाकलन tan x का log sec x होगा। देखो देखो मैं अवकलन पे क्यों आ गया, हंसने की जरूरत नहीं है, अपनी आदतों को सुधारिए और अपने आप को संभलना है जल्दी से। जब भी देखो शांत हो बेटा, अवकलन पॉजिटिव आए, जब भी अवकलन पॉजिटिव आए तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे आप सब कुछ तो कहानी पढ़े बैठे हो, और जब अवकलन नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मार्का चढ़ता। बोलो जरा, देखो tan 0 की वैल्यू 0 और tan पाई की वैल्यू नहीं, tan 0 की वैल्यू 0 होगी, tan 0 की वैल्यू 0 होगी, बात समझना। और tan पाई की वैल्यू, tan पाई की वैल्यू 1/tan पाई अनंत हो जाएगी। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, नॉट डिफाइंड। अब जरा दिमाग लगाइएगा, 0 से, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, 0 से पाई, ठीक, tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू अनंत होती है ना, tan 90 की वैल्यू अनंत होती। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा, यहां पे क्या है, x बराबर 0, बोलो, ये x बराबर 0 है और यहां पे x बराबर पाई है, बात समझ रहे हो? बीच में क्या है, और छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा, 0 से पाई, पाई/2 में तो अनंत होगी ना वैल्यू, तो पाई/2 में वैल्यू अनंत होगी। मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, यहां पीछे क्या होगा, माइनस का पाई/2, सीरियस होकर सुनना, यहां ना लगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, बोलो, और tan 90 की वैल्यू अनंत होती है, और tan -90 की वैल्यू भी अनंत होती है, अर्थात इसका ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा। एग्जैक्ट पाई/2 डोमेन नहीं लेगा, क्योंकि -पाई/2 में वैल्यू माइनस अनंत जाएगी, माइनस अनंत का मतलब नीचे ग्राफ जा रहा है, बोलो, और प्लस पाई/2 में ऊपर जा रहा है। अब भी आपको समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक, अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। लिमिट मैं आपको दे दूं, 0 से कहां तक ले रहा है, पाई तक लिमिट लेना, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा। फिर इसकी वैल्यू भी कहानी कुछ ऐसे जाएगी, ये ऐसे करके, ये ऐसे जाएगा। अब दिमाग लगाना, पहली बात तो आपको ग्राफे नहीं समझ में आया, ITF पढ़े हो मेरे यहाँ, सबके ग्राफ बनाए हो,
6 त्रिकोणमिति, अच्छा इनका इनवर्स। 12 में पढ़ रहे हो, इस तरह मुरझा के बैठ गए जैसे 10 दिन से पानी नहीं पाया। बात समझ में आ गया? तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं, दिमाग लगाइएगा, फर्जी बात ना सुनिएगा। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब tan जिस दिन मैं डोमेन 0 डाल रहा हूं तो रेंज 0 आ रहा है, 0 का मतलब एक्सेस को काट के निकल गया, बोलो। और tan 90 की वैल्यू अनंत होती है, इसको टच नहीं करेगा ग्राफ, बोल क्यों नहीं रहे हो? और tan -90 की वैल्यू अनंत होती है, अर्थात ये -90 वाला जो डोमेन जा रहा है, दिमाग लगाना, ये जो डोमेन ले रहा है, ये डोमेन क्या है? माइनस का π/2, tan x का उकलन sec²x, अर्थात मार्का चढ़ रहा है कि उतर रहा है? चढ़ रहा है। अब भी नहीं समझ में आया, बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, फिर यहां पे tan π की वैल्यू, अरे करम, तुम लोगों को अच्छा 9 की त्रिकोणमिति नहीं आती। tan π की वैल्यू 0, ये देखो काट गया पाई में, बोलो। और tan 90 की वैल्यू अनंत। अच्छा, इसमें पाई में फिर जब ये 90 के टुकड़े होते हैं, देखो ये टुकड़ा कितना है? 90 अंश का, एक टुकड़ा फिर 90 का, अब फिर टुकड़ा 90 का, तो 90 कितना हो गया? 180 में पहुंच गए यहां पर, और 180 में फिर 90 जोड़ो, 270 का मतलब हाँ 90 में फिर नहीं, पाई में 90 जोड़ूंगा 3π/2, तो यहां का पॉइंट क्या है? 3π/2। अब सुनना, 0 से पाई लिमिट लेना है। 0 कहां है? ये। अब पाई कहां है? नहीं आया समझ में, बोलो, आ गया समझ में? तो क्या 0 से पाई तक ग्राफ लगातार बना है? नहीं बना। ग्राफ की फोटो देखना, एक तो 0 के आगे एक फोटो, एक टुकड़ा ये ले रहा है, बोल क्यों नहीं रहे हो? और एक टुकड़ा ये ले रहा है, ग्राफ इस तरह का बना है। 0 से पाई के बीच tan x का ग्राफ इस तरह का बना है। लोचा कहां कर दिया, कहां डिस्कनेक्ट हो गया? π/2 में। समझ में ना आए हो तो आज 2.5-3 घंटा पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा। पहले बताओ tan x का ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? इसका मतलब मैंने क्या बताया कि गिवन इंटरवल में वैल्यू तभी देगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, जबकि 0 से π/2 फंक्शन तो डिस्कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब हल नहीं होगा। यदि हल होगा तो क्या उपाय है? अब तो थोड़ा सा सोचने भी सा होगा कि उपाय क्या है। अच्छा, जहां पे डिस्कनेक्ट होता है ना, वहीं पे ब्रेक ले लेना है आपको। अर्थात मैं लिमिट डायरेक्ट 0 से पाई नहीं डाल सकता। यदि मैं डायरेक्ट 0 से पाई डाल दिया तो बीच में फंक्शन कटा है, जहां पे कटा है वहीं से पकड़ लूंगा। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है कि जो भी एरिया दे रहा है, अर्थात ये एरिया आपस में क्या हो रहे हैं? अरे अलजेब्रिक सम हो रहे हैं, नहीं है समझ में? अर्थात इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन मैं सवाल को कैसे लगाऊंगा? पहले 0 से चलूंगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। पहले मैं 0 से चलूंगा और जस्ट π/2 को ग्राफ टच नहीं कर रहा है, लेकिन π/2 को ठीक पहले थोड़ा सा ग्राफ टच कर रहा होगा। नहीं आया समझ में? पहले मैं साफ साफ ग्राफ बना देता हूं। बताओ ग्राफ की फीलिंग आई कि नहीं आई? मार्कर को ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि अवकलन पॉजिटिव आ रहा है। जब भी अवकलन पॉजिटिव आए तब भी इंक्रीज फंक्शन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्जी परेशान ना करिएगा। मुझे ग्राफ बनाना है 0 से पाई के बीच का, बाकी मैं बकवास नहीं करूंगा। यहां पे क्या है? x बराबर 0। अरे यहां पे क्या है? x बराबर 0। समझ गए कि नहीं? बोलो। और यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? π/2। यहां पे क्या है? पाई। बोलो यार, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, किंतु इसको टच नहीं करेगा। ये ग्राफ ये ऐसे उतरेगा। क्या समझ में नहीं आया? आप पीछे वाले हेडिंग में इसको आप फिल कर लीजिएगा। क्या समझ में आया? बोलो। इसके जस्ट थोड़ा सा पहले, ये तो हवा में है ना, यहां पे हल्का सा गैपिंग है। इसको π/2 के थोड़ा पहले क्या गैपिंग समाप्त हो जाएगी? इसका मतलब मैं कहां से उठाऊं? 0 से। और अपनी लिमिट कहां पे ब्रेक कर दूं? जस्ट π/2 के थोड़ा सा पहले। अरे पगलो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा पहले ले आऊंगा तो ये टुकड़ा बन जाएगा, कट कर देगा। वहीं पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर क्या करूं? एग्जैक्ट π/2 में ग्राफ बना है क्या? नहीं बना। अब जरा यार रफ कार देखिएगा, ग्राफ का रफ कार देखें। ये कुछ ऐसे कहानी है क्या? यहां पे क्या है?
तो पाई बाय 2 में थोड़ा सा कम करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एरिया बाउंडेड हो जाएगा। बोल क्यों नहीं रहे हो? अर्थात मैं 0 से चलूं, देखो 0 से चलूं और पाई बाय 2 के थोड़ा सा पहले आ जाऊं तो एरिया बाउंडेड हो रहा है 10x का। अब जरा दिमाग लगाइए, प्लस अब मैं कहां से उठाऊं, पाई बाय 2 से, तो एग्जैक्ट पाई बाय 2 में तो ग्राफ बने नहीं है, अर्थात मैं थोड़ा पाई बाय 2 के पहले आ जाऊं और थोड़ा पाई बाय 2 के बाद चला जाऊं। तो जब बाद चला जाऊंगा तो यहां क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 प्लस, और कहां पे पहुंच गया, पाई पे 10x। अब भी आपको समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से सुनना, ठीक। 0 से चला, बोलो एग्जैक्ट पाई बाय 2 में तो डिस्कनेक्ट है क्या, बोल क्यों नहीं रहो, तो डिस्कनेक्ट है। बस जिस पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हो ना वहीं पे लिमिट एक ब्रेक ले लेनी है, अर्थात 2 टुकड़ों में लिमिट बांट देनी। तो 0 से पाई बाय 2 में एग्जैक्ट नहीं जा रहा हूं, पाई बाय 2 के थोड़ा सा पहले जा रहा हूं। अब जरा दिमाग लगाइए, 0 से पाई बाय 2 में थोड़ा सा पहले जाऊंगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, बोलो समझ में आ रहा है? तो देखो ये पाई बाय 2 है यहां पे, लेकिन थोड़ा पहले में तो ग्राफ कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 के थोड़ा सा पहले आऊंगा, एग्जैक्ट पाई बाय 2 के थोड़ा सा उचका दूंगा, जैसे आगे जाऊंगा तो ये मिलना शुरू हो जाएगा। अब समझ में बात आ गई? अब जरा इसकी फीलिंग समझिएगा, जितना एरिया ऊपर बाउंडेड करेगा, सपोज दैट थोड़ा सा पहले आया होगा ना तो इसको टच कर लिया होगा, तो जितना एरिया ऊपर बाउंडेड होगा उतना एरिया नीचे बाउंडेड होगा। बेवकूफो, वैल्यू 0 आ गई, नहीं समझा? क्योंकि जितना ऊपर एरिया, सपोज दैट 5 दे रहा तो नीचे भी तो 5 देगा, अलजेब्रिक सम x अक्ष के नीचे एरिया 0, खटाक से वैल्यू 0। इसका मतलब दुनिया में बहुत ऐसे इंटीग्रेशन है, वो लिमिट ऐसे लगा देगा कि डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन नहीं डाल पाऊंगा। अब मैं ब्रेक लूंगा बीच में, जहां पे डिसकंटिन्यूअस है उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा से बाद इसके 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा, और जब भी x अक्ष के ऊपर x अक्ष के नीचे बराबर के टुकड़े बने हो तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये चित्र बना लीजिए, ये बकवास लिख लीजिए। समझ में आया? फिर से बताऊं, वैल्यू 0 पे आई। अरे वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि जितना ऊपर एरिया होगा उतना नीचे एरिया होगा। हाँ ये ढक लीजिएगा आराम से। समझ में ना? तो फिर से एक बार चिल्लाऊं, बोल दो बेटा, आ गया समझ में? मुझे एक बार थोड़ा सा और चर्चा हो जाए। यहां माइनस पाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि एग्जैक्ट पाई बाय 2 में ग्राफ नहीं बना। पाई बाय 2 में थोड़ा सा कम करूंगा तो ग्राफ को घेर लेगा, अरे बाउंड्री लगा देगा, बोलो। और फिर पाई बाय 2 पे थोड़ा सा आगे चला जाऊं, अर्थात पाई बाय 2 के थोड़ा पहले ग्राफ बनाए कि नहीं, बोलो, और थोड़ा बाद ग्राफ बनाए कि नहीं। तो ये कहानी कभी कभी होगी ऐसी। हाँ इसकी वैल्यू 0 आ गई, ग्राफ जरूर बना लेंगे। चलो सुनिए, ये सब डायरेक्ट क्यों नहीं आप कर दिए? tan x का समाकलन तो होता log sec x। सुनना, tan x का समाकलन क्या होता है? हाँ, किसी बच्चे को यदि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ना पता होती तो तकलीफ ना देता, वो कहता है हमारे सर जी बताएं मॉड ऑफ log sec x, बोलो। अब बताएं सर जी, इस तरह के डिब्बे में लिमिट डाल दी जाती है, बात समझना, इस तरह लिमिट डाल दी जाती है, यहां पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गलत रास्ते में चला गया। क्योंकि जो फंक्शन है ना tan x 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस नहीं, तो पहले इसको कंटिन्यूअस बना, अर्थात डिस्कनेक्ट कहां हो रहा है, पाई बाय 2 में, अर्थात पाई बाय 2 के पहले थोड़ा सा रोक और पाई बाय 2 के बाद थोड़ा सा उचका दे और दोनों के एरिया ज्ञात कर ले। तो यहाँ पे एक एरिया ऊपर बनेगा, एक एरिया नीचे बनेगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया? मैंने आज की बात में लिखा है ना, a to b fx dx तभी परिभाषित होगा जब x बराबर a x बराबर b तक फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। तो दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे गिवन इंटरवल पे, तो आप उनको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं दे सकते। अब भी समझ में नहीं आया? ठीक है भैया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं दिए? क्योंकि 0 से पाई तक tan x का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन की वही वैल्यू देगा जहां पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा। डिस्कनेक्ट जहां पे हो रहा है वहां पे लिमिट ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे लिमिट को, 2 टुकड़े में तोड़ेंगे। अब सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है,
अच्छा यार, ये अब मैं यहां से नोट लगाऊंगा, नोट, ठीक। नोट नंबर 1, अच्छी तरह से मेरी बात सुनिएगा। हाँ भाई, देखो शांत रहना, क्योंकि आधे घंटे में करना है, क्योंकि उधर वीडियो फिर कटने लगता है 1:40 के बाद। हाँ बिल्कुल, अब आपको तो बढ़िया महसूस हुआ होगा, और इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि सब ग्राफ से बता देंगे, आप टेंशन नहीं, हर एक चीज के ग्राफ बना देंगे, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान से सुनना, कभी भी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 हो, लिखना नहीं, आप लिखो नहीं, नोट पर लगा दो, नंबर 1 डाल दो, लिखना नहीं। कभी भी इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हर एक स्टूडेंट के दोनों कान खड़े हो जाना चाहिए। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा क्वेश्चन मेंस लेवल में क्रिएट होता है। कभी भी डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो इसके दो कारण है। एक कारण यह है कि अपर लोअर लिमिट बराबर कर दिया, दूसरा कारण क्या है कि ए से बी तक में जो फंक्शन बना होगा, जितना ऊपर एरिया होगा उतना नीचे होगा, तो कट के 0 हो गया होगा। तो कभी भी किसी भी डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही हो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार कर क्या रहा है, 0 क्यों आ गया। तो 0 आने के दो कारण है, बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 के आने के दो कारण है। कारण मीन्स रीजन है, लिखो दो कारण है। देखो शुद्ध भाषा में लिख दिए, समझा क्या? अरे समझ में आना चाहिए यार, बात करता हूं। हाँ, पहला रीजन सुन, पहला रीजन सुनिएगा, क्या मैं बताऊं? पहला रीजन है क्या? पहला कारण, फर्स्ट रीजन, इंग्लिश में फर्स्ट रीजन लिख देना। सुनना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। सुनना, क्या कह रहा है? फंक्शन का मैंने ग्राफ बना दिया और कह रहा है यहां पे एक्स बराबर है। अरे कुछ बढ़ा तो आगे, वो कह रहा है ऐसे बढ़ ही नहीं रहा, जब बढ़ नहीं रहा तो क्या एरिया बनाएगा, तो वैल्यू 0। तो पहला कारण ये हो गया कि कभी भी लोअर अपर लिमिट आपस में बराबर लगी हो तो वैल्यू 0 दे देगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सुनिएगा, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यदि 0 हो, ठीक है, बराबर 0, तब पॉजिटिव एरिया बराबर नेगेटिव एरिया। नहीं आया समझ में? इसकी फोटो बनाए दे रहा हूं, हाँ मैं इसकी फोटो बनाए दे रहा हूं, फोटो। ये क्या है? x बराबर a, यहां पे x बराबर b, ये फंक्शन है एफ एक्स, एक टुकड़ा ये मिला, एक टुकड़ा ये मिला, समझ पा रहे हो? और ये एरिया कैपिटल ए है, एरिया क्या है? कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है। अब सुनना, दिस इंप्लाइज, उसे समझ में आ गया होगा सारी बात, नहीं है समझ? भाई यही तो लिखा हूं कि दो इसके रीजन आने, दो रीजन है इसके। पहले बात तो लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर लगी तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से ए और बी के बीच में एक जगह ग्राफ जरूर डिप किया होगा, अर्थात एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर काटेगा, जिसमें पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया आपस में क्या होंगे। अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये एरिया क्या है? ए, और हमें सर जी सिखाएं कि अलजेब्रिक सम किया जाता है, तो ये बिलो है, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है, कट के क्या हुआ? 0। बना लो फिगर, बकवास खत्म करो। हाँ भैया समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में? तो किसी भी डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो किसके दो रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन, लिमिट क्या हो दोनों की? अपर लोअर बराबर हो। दूसरा, ए से बी के बीच में कम से कम ग्राफ एक जगह जरूर कट कर गया होगा। क्या समझ में नहीं आया? हाँ भाई, ये टुकड़े बराबर रखिएगा दोनों। समझ में आया?
नहीं आया? आ गया। किसी डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू कब जीरो हो सकती है? पहला रीजन बोलो, जब लोअर अपर लिमिट। दूसरा कारण कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा, सुनना ध्यान से, जो फंक्शन का ग्राफ होगा ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। जब तक एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं तो नीचे साला कहां से चला गया? नहीं आया समझ आपको? मतलब जो ग्राफ होगा कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस को काटेगा, और जितना ऊपर एरिया होगा उतना नेगेटिव एरिया। तो मैंने क्या लिखा, इसकी वैल्यू, ये तो अपर लोअर लिमिट बराबर हो जाए तो वैल्यू जीरो दे देगा। यदि वैल्यू जीरो हो रही है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव एरिया बराबर नेगेटिव एरिया, तो ये दोनों ये अलजेब्रिक सम में जीरो हो जाएंगे। अब भी समझ में नहीं आया? जरा दिमाग लगाइए। यहां पे रफ कार मैं चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। क्या मैं बताऊं? देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया, इस तरह का, ठीक, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया। यहां पे क्या है? x बराबर है, यहां पे x बराबर b, ठीक। तो a और b के बीच में, अर्थात x बराबर a और x बराबर b के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा होगा जो ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, अर्थात एक से ग्राफ x अक्ष को एक से ज्यादा बिंदुओं में काट सकता है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, कितनी जगह कट किया? 1 2 3 4, और सारे पॉइंट a के आगे होंगे और b के पीछे होंगे। दिमाग लगाना है। एक टुकड़ा ये, बोलो, एक टुकड़ा ये, बोल क्यों नहीं रहे हो? दिमाग लगाना है। एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा, दिमाग लगाना है। यहां पे दो बड़े बड़े टुकड़े हुए हैं क्या? सपोज दैट इसकी वैल्यू 2 है, एरिया 2 है, सपोज दैट एरिया 2 है, तो इसकी वैल्यू 4। अरे दुगना है ना, जस्ट फील कर, दुगना है। ये वैल्यू 4, ये वैल्यू -4 होगी क्या? बोल क्यों नहीं रहो? ये वैल्यू +2, पॉजिटिव एरिया कितना? 4 4 4, नेगेटिव एरिया -8, बराबर है क्या? वैल्यू क्या आ गई? 0। कब वैल्यू 0 आएगी? जब पॉजिटिव एरिया बराबर। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जहां जहां पे कट किया ना, वहां पे रेंज 0 हो गई। अर्थात देखो, मैंने तो इसको एक ही पॉइंट में दिखाया ना, नहीं समझ में आया? मैंने इसको एक पॉइंट में काटा, तो एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे है, इसको कई पॉइंट में काट दिया, तो 1 2 3 टुकड़े ऊपर है, 2 टुकड़े नीचे हैं, और तीनों का योगफल बराबर, दोनों का योगफल नीचे वालों का आपस में क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब कि तीसरी बात मुझे क्या लिखना जरूरी है, दूसरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? आ गया होगा समझ में? देखो, मुझे ये बताओ, यहां पे यदि मैं मान जाऊं, यदि आप बता दो यहां पे fx की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पर fx की वैल्यू क्या होगी? fx मींस क्या होता है? fx का मतलब, रेंज का मतलब y, और x अक्ष में y। हाँ, हम तो पागल हैं, मैं समझ नहीं पा रहे थे क्या पूछ रहे? समझ बोलो। इसका मतलब कि यहां पे fx 0 होगा, 0 मींस रेंज 0 होगी, क्योंकि x अक्ष को काट गया ना, x अक्ष के पॉइंट पे y नहीं होता, y 0 होता है। इसका मतलब है क्या? मैं इंपॉर्टेंट क्या लिखाने जा रहा हूं, यदि a to b, समझना ध्यान से, यदि a to b fx dx इक्वल टू 0, तब fx का ग्राफ कम से कम एक बिंदु पर x अक्ष को जरूर काटेगा। नहीं आया समझ में? नहीं, 0 कैसे हो गया यदि x अक्ष को नहीं काटेगा? यदि x अक्ष के ऊपर ही ग्राफ चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, तो ये 0 कहां से आ गया? इसका मतलब ये वैल्यू यदि 0 दे रहा ना, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें x अक्ष को ग्राफ काट दे रहा होगा। जब तक काटेगा नहीं तब तक नीचे कहां से आएगा? एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन 0 कब होगा? जब पॉजिटिव एरिया बराबर नेगेटिव। तो महत्वपूर्ण बात क्या आ गई? ये तो आपको क्लिक कर गया, लेकिन स्टूडेंट को एक फील और आनी चाहिए कि यदि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, तो निश्चित रूप से जो फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, कम से कम एक ऐसे पॉइंट पे x अक्ष को जरूर काटेगा, एक या एक से लिखो। यदि आ गया होगा समझ? नहीं है समझ? यदि a to b fx dx इक्वल टू 0, यदि a to b fx dx इक्वल टू 0, तब fx का ग्राफ कम से कम,
तब fx का ग्राफ कम से कम x अक्ष को एक बिंदु पर जरूर काटेगा, एक बिंदु पर जरूर काटेगा, एक बिंदु पर जरूर काटेगा। अब नोट नंबर 4 पे आ जाते हैं। अभी ये बात पकड़ में नहीं आई क्या? बोल दो यार, आगे समझ। नोट नंबर 4 पे आते हैं। आपका नोटों की तरफ ज्यादा ध्यान है। हाँ देखो, एक बात और इसमें और लिखना है। मैं क्या लिखा? fx का ग्राफ कम से कम x अक्ष को एक बिंदु पर जरूर काटेगा, और वह बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b के बीच में होंगे। बीच में तो काटेगा, तथा लिख लीजिए, तथा वह बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b के बीच में होंगे। नहीं समझ में आया क्या? जहां पे ग्राफ कट करेगा x अक्ष को, वो x बराबर a के आगे होंगे, x बराबर b के पीछे होंगे, और वह बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b के बीच होंगे, x बराबर a तथा x बराबर b के बीच होंगे। हाँ, महत्वपूर्ण बात पे आ जाते हैं। देखो यार, तीसरे नंबर में क्या लिखना है? इफ fx इज ग्रेटर 0 देन a to b fx dx इज ग्रेटर 0। लिखो ये, मैं इसको प्रूव कराऊं, ये शांत रहो। सब प्रॉपर्टीज याद करके आने, डिटोड हूं, यदि याद ना करो तो अच्छा पढ़ना है। तो अब हम बोर्ड लेवल की बातें नहीं कर रहे हैं, बोर्ड लेवल के बस प्रॉपर्टीज बताना, कल से सवाल होना शुरू हो। क्या कह रहा है? यदि fx अर्थात इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल है वो एक से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? fx इज ग्रेटर 0 का मतलब क्या होता है? कि ग्राफ x अक्ष के ऊपर बना है। नहीं आया समझ? fx इज ग्रेटर 0 का मतलब होता है ग्राफ x अक्ष के ऊपर बना है। दो बाउंड्रियां लगा दूंगा, x बराबर a, x बराबर b। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? a to b की मीनिंग होती है इसका एरिया फाइंड करना। बोलो, समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये एरिया ऊपर है ना, तो आंसर क्या होगा? पास टू की नेगेटिव, पास टू। इसका मतलब यदि fx इज ग्रेटर 0 है, तब इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। चित्र बना लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है समझ में क्या? आगे समझ। हाँ, चौथे नंबर का फिगर नहीं आया समझ में? ये समझ में नहीं आया क्या? fx इज ग्रेटर 0 का मतलब ग्राफ x के ऊपर होगा। ग्राफ x के ऊपर होगा तो स्वाभाविक सी बात है, एरिया की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी तो डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू धनात्मक आ गई, 0 से बड़ी आ गई। तो ये इफ और देन लिख लो और नीचे फिगर बना लो, बात खत्म। जो भी इसका एरिया होगा, जैसे ए एरिया है तो इसकी वैल्यू प्लस में तो आएगी, प्लस पहले आएगा। चौथे नंबर आगे बढ़ाऊं खड़े। इफ fx लेस देन 0 देन a to b fx dx लेस देन 0। यदि कोई फंक्शन 0 से छोटा है तो उस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 से छोटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ किधर बना है? ग्राफ किधर बना है? x अक्ष के नीचे बना है। जो लिमिट खींच दो, x बराबर है x बराबर b। हाँ, एरिया सपोज दैट एरिया 5 है, इसका एरिया 5 आया तो आंसर मेरा क्या आएगा? -5, क्योंकि x अक्ष के बिलो है ना यार, नीचे होगा तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कभी भी ग्राफ x अक्ष से छोटा है, मतलब ये fx लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 से छोटी आएगी। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लिक कर रही होंगी। अगले नंबर पे आ जाते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यदि fx इज ग्रेटर 0 देन इंटीग्रेशन इज ग्रेटर 0।
यदि एफ एक्स लेस देन 0 तो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी। हाँ, नोट नंबर 4 हो गया, 5 पे चलते। नोट नंबर 5 पे आप नंबरिंग बढ़ाते रहिएगा। महत्वपूर्ण स्टेप पे हम लोग खड़े हो गए, बता रहा हूं क्या है स्टेप। लिखेंगे इफ एक्स बिलोंग ए कामा बी, क्लोज इंटरवल ले लो, एक्स बिलोंग ए कामा बी, इफ के बजाय इन लिखना पड़ेगा तभी तो सेंटर है। इन एक्स बिलोंग ए कामा बी इफ एफ एक्स इज ग्रेटर जी एक्स देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर ए टू बी जी एक्स डी एक्स। मीनिंग समझना इसकी। सुनना सुनना सीरियस होकर एक बार में समझ में आएगा। ये दोनों फंक्शन कहां पे बने, एक्स बिलोंग ए टू बी में डिफाइन है, ए से बी तक ये एफ एक्स का ग्राफ भी और जी एक्स का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस है। तो कह रहा है यदि एफ एक्स बड़ा है किससे, जी एक्स से, तो इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो वैल्यू एफ एक्स की बड़ी होगी किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। जरा सुनो, एफ एक्स इज ग्रेटर जी एक्स की फीलिंग क्या होती है, अर्थात ये एफ एक्स है, ये क्या है, जी एक्स है। एफ एक्स ऊंचा है जी एक्स से, इसकी फीलिंग है, देखो ये इंकल्टी बोल जाओ, एफ एक्स ऊंचा टू जी एक्स, आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल दिया, नहीं आया समझ में, बोलो। ये ऊपर वाला क्या है, एफ एक्स, नीचे वाला जी एक्स। इधर जी एक्स लिख देता है तो ऊपर वाला जी एक्स हो जाता है। जो बड़ा है ऊपर बना दो, उसके नीचे बना दो। एक की बिल्डिंग ऊंची, एक की बिल्डिंग कमजोर है। यहां पे मैं खींच दूं एक्स बराबर है, बोलो यहां पे, तो क्या है, बी के बीच में एफ एक्स जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जिस दिन मैं इसको करूंगा इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगी मुझे बताओ। पहले इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग बता दो। ए टू बी जी एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा, ये वाला एरिया, बोल क्यों नहीं रहे हो। और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये वाला एरिया, कौन बड़ा एरिया हो गया, अरे जिसकी ऊंची बिल्डिंग है उसका एरिया बड़ा हो गया, अर्थात ये यहां का मान ज्यादा होगा नीचे की अपेक्षा। इसका मतलब नहीं समझ में आया, आगे समझ में। इसका मतलब मैं साफ सुथरा पहले ग्राफ बनाऊं, चलो बनाओ ग्राफ। ये ग्राफ इस तरह के दो पैरेलल ग्राफ बनाइएगा, पैरेलल बिल्कुल एक दूसरे के समांतर बनाइएगा। इस तरह के एक दूसरे के समांतर ग्राफ बनाइएगा। हाँ भाई, राइट है भाई ग्राफ, अरे ग्राफ समझ में आया, एक दूसरे के पैरेलल बनाना, समझ आ गया। पैरेलल भी ना बनाओ तो चल जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। एफ एक्स इज ग्रेटर जी एक्स का अर्थ एफ एक्स ऊंचा है जी एक्स से। बिल्डिंग किसकी ज्यादा ऊंची है, एफ एक्स की, तो ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला जी एक्स। ठीक, जिस दिन मैं एक्स बराबर ए खींचूंगा तो दोनों को कट मारेगा, एक्स बराबर बी खींचूंगा दोनों को कटाक मारेगा। समझ में आ गया, नहीं आया समझ, बोलो आ गया समझ। पेन डबल कलर के लिए हो क्या आप लोग, हाँ। ये एरिया जरा दिमाग लगाना है, ये टोटल एरिया मैं A1 से रिप्रेजेंट कर दूं, बोल क्यों नहीं रहो। अच्छा A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, A2 से। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक। मेरे पास थोड़ा सा पेन नहीं है तो एक ही मार्का है मेरे पास। आप लोग चाहो तो अब रेड से, रेड पेन लिए हो, रेड से आप इसको कुछ ऐसे भरिएगा। अब रेड से इसको पूरा भर लीजिएगा, रेड से। जो पूरा रेड दिख रहा है वो कितना है, A2 सॉरी A1। बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, चित्र से स्पष्ट है, A1 इज ग्रेटर A2, A1 इज ग्रेटर A2। अरे A1 का मतलब पूरा, समझ में नहीं आया, बोलो समझ में नहीं आया क्या, आगे समझ में। A1 का मतलब क्या है, A1 का इंटीग्रेशन में बता दो, ये किसका एरिया है, ये A to B, बोलो
एफ एक्स डी एक्स का, ये किसका एरिया है, ए टू बी एफ एक्स। तो क्या बातें पकड़ में आ रही हैं? यदि कोई फंक्शन बड़ा है दूसरे फंक्शन तो उसका एरिया भी बड़ा होगा, अर्थात डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी ज्यादा दे देगा। हाँ, ये दोनों लाइन लिख के आप समाप्त कर देंगे कंडीशन। अगली कंडीशन पे आ जाते हैं। मजा आ रही है सब लोगों को? अब देखो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि यार यदि हमारे बेसिक अच्छे हैं तो हम एक साल में परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं यदि ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। और मेरा ये दावा है कि आप कहीं भी, आप किसी इंस्टीट्यूट में इंडिया के अंदर चले जाइए जहां पे लैंग्वेज पकड़ में आ रही है हिंदी इंग्लिश, आप तमिल में जाओगे तो बोलेगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझा के। बाकी आपको कमी नहीं चलेगी कि बाहर वाला लड़का कहीं बाहर से पढ़ के आया, वो ज्यादा अच्छा पढ़ के आ गया। स्कूलिंग आपकी बेहतर हो रही है बशर्ते। अब देखो हम लोग ज्यादातर मेंस लेवल के तो बैच नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी कवर करने, समय का भाव, लेकिन कॉन्सेप्ट सब बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं, कॉन्सेप्ट वही मिस बता लेते हैं। कुछ मेंस लेवल के सवाल भी करा देते हैं, एग्जैक्ट मेंस लेवल के सवाल नहीं करा सकते क्योंकि आप 12 के स्टूडेंट हो। ये तो हमें पहले ही कोर्स खत्म हो जाना चाहिए 11 में सब कुछ। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आते हैं। ये क्या चिल्ला रहा है? देखो अच्छा देखना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हाँ, ये नोट नंबर 6 7 क्या है? छठवां। हाँ, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा छठवां, लेस इक्वल माड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, माड के अंदर भर गया, फिर लेस इक्वल ए टू बी और माड के अंदर एफ एक्स भरा हुआ। इस बकवास का क्या मतलब होता है, एक मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा आपके साथ। हाँ, अब सुनना, देखो यार इससे कई मेंस लेवल के सवाल आ चुके हैं। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लिक कर जाएगा। ये है क्या, जरा सुनना, इसकी मीनिंग तो समझ ले। हम लिखने के साथ हम दिमाग हमारा ब्लॉक हो जाता है, यार ये बस से बाहर है हमारे, समझा नहीं। शुरुआत में सबको लगता है यार कि नहीं बनेगा, जब शुरुआती झटका लोग सह लेते हैं ना, शुरुआत का कष्ट सह लेते हैं, रिदम में गाड़ी आ जाती है, भगवान के पास सब बन जाता है। ध्यान से बस सुनना। बस एफ एक्स का जो एरिया आएगा ए टू बी के बीच में, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसके वैल्यू के या दोनों बराबर होंगे अथवा ये बड़ा होगा। इसमें कुछ नहीं करना, जो एरिया जो इसकी वैल्यू आई है उसी का माड लगा है। नहीं आया समझ में? ये माड बाहर लगा कि अंदर लगा है? सपोज दैट इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो ये माड के अंदर 5 लिखा है बेवकूफो। नहीं आया समझ में? बोलो। तो या फिर ये दोनों बराबर होंगे, जरा दिमाग लगाना। यदि 5 आया तो ये भी 5 आ गया तो इक्वल का साइन लगा जो है, बोलो। और शायद एरिया -5 आता होता तो -5 आएगा तो +5 कर देगा, अर्थात या फिर इसकी वैल्यू बड़ी होगी उससे या दोनों आपस में, और इन दोनों से ये भाई साहब बड़ा होगा। ये क्या करना है, जिस फंक्शन को कर रहे हो ना उसके पहले मार्ट का करके ग्राफ बनाओ, फिर लिमिट लगाओ। देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान सुनना। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, देखो चल क्या रहा है जरा सुनना। चल ये रहा है कि सपोज दैट इसकी वैल्यू 3 आ गई थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट 3 आ गई, -3 आ गई थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माड -3। इसको मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो फंक्शन है उसको माड के साथ, इंटीग्रल माड के साथ भरा हुआ है, और ये एरिया निकल के माड लगा हुआ है, अर्थात ये एरिया देगा ना अपनी वैल्यू के साथ माड लगा हुआ है, अर्थात इसी के वैल्यू में जो इसका मान आ रहा है ना, इसी के वैल्यू में माड उसने लगा दिया। तो एक इक्वलिटी बन गई कि एक कॉन्सेप्ट हो गया। जरा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, π/2 से 3π/2 पे एक ग्राफ खींच रहा हूं। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर जी अभी मैं मजा नहीं आई। अच्छा मेरे मन में बैठा दे कि हो कैसे गया, अर्थात मैं अंदर से कैसे कह पाऊं कि ये लॉजिक बराबर है। तो मैं कहूंगा एक उदाहरण लेते हैं, कुछ भेजा लगाते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि π/2 से 3π/2 का ग्राफ खींच दे sin x × dx का। अब मैं ग्राफ खींचूंगा, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। अच्छा बताओ sin x का ग्राफ कैसे होता है? अरे sin x का ग्राफ बनाना तो आता है क्या? कुछ ये तमाशा होता है क्या साइन का? बोलो। यहां पे पाई, यहां पे 2π, यहां पे π/2, यहां पे 3π/2। ग्राफ कहां से कहां तक लेना है? π/2 से 3π/2। अब भी आपको समझ में नहीं आया? आ गया। सुनना, एक बात और सुन लीजिए।
जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, कभी भी ग्राफ इसका 0 से π/2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। यहां क्या 0 है क्या, अर्थात 0 से π/2 के एरिया कितना देगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। साइन एक्स समाकलन क्या होगा, साइन एक्स का माइनस का एक्स। क्या चीज जोड़ू, क्यों जोड़ू, पागल हूं जोड़ूंगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूं। आधा बच्चा तो सही जोड़ देगा, तो उसको काटता रहेगा कि नहीं सोचेगा लिमिट लगी है क्या करूंगा मैं सी को। ठीक, ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस का कास π/2, बोलो माइनस का लोअर लिमिट कास 0, बोल क्यों नहीं रहो, कास 0 की वैल्यू नहीं, ये माइनस फार्मूले में होता है, माइनस यहां है ना, नहीं ऐसा। अरे माइनस तो फार्मूले वाला हो गया ना, माइनस तो ऑलरेडी। कास 90 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 1। इसका मतलब ये जो एक छोटा सा ये टुकड़ा जो बनता है साइन एक्स का, आप कभी भूलना नहीं। ठीक, ये जो एक छोटा टुकड़ा बनता है उसका एरिया हमेशा 1 होता है, रट ले हाथ से, समझ आ गया। इस तरह के 1 2 3 4 बात समझना, 1 2 3 4 टुकड़े बनेंगे। जिस दिन मैं इसकी लिमिट 0 से पाई तक पहुंचू उस दिन भड़ाक से आंसर 2 बताना, नहीं आया समझ में, बहुत बेवकूफ है यार तुम लोग। इसका एरिया 1 होता है ना, तो इसका भी तो एरिया 1 होगा, इंटरवल समान है। 0 से 90 के बीच एरिया 1 देता है ना, तो 90 से 180 के बीच 1 देगा, तो 0 से पाई के बीच 2 आ गया। बोलो दिमाग लगाना, 0 से 2 पाई के बीच 4 6 8, बेवकूफ, 0 से 2 पाई के बीच जितना ऊपर उतना नीचे, हेलो 0 नहीं आया समझ में, आगे सुन। फिर देखना, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये छोटा सा टुकड़ा, इसका एरिया 1 होगा। बोलो, तो जिस दिन मैं 0 से 90 के बीच कहूंगा उस दिन एरिया आप 1 बताओगे। अर्थात इस तरह के 1 2 3 4 खांचे है ना, खांचा मीन समझ गए। ठीक, 4 टुकड़े हैं ना, प्रत्येक टुकड़े का एरिया 1 होगा। तो जिस दिन मैं 0 से पाई के बीच एरिया पूछूंगा उस दिन आप 2 बताओगे। अर्थात जिस दिन इसमें लिमिट 0 से पाई लगी हो तो खटाक से 2 पकड़ लूंगा, सोचता नहीं रहूंगा घंटा नौकलम समाकलन के लिमिट उमिट नहीं रखूंगा, इतने मुझे फीलिंग आ गई। बात समझा क्या। जिस दिन 0 से 3π/2 की लिमिट लगी होगी तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 में 1 घट गया, 1 बचा, नहीं आया समझ में। और जिस दिन यहां दिमाग लगाना, जिस दिन यहां से यहां तक होगा 0 से 2 पाई, तो 2 ऊपर 2 नीचे, वैल्यू 0 पटक गई। वही तो कह रहा हूं ना कि ग्राफ एक्स अक्ष को जरूर कट गया, जब कटेगा तो नीचे नीचे आएगा तो एरिया घटना शुरू हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, अब आपको वैल्यू बिल्कुल क्लिक कर जाएगी, आप ध्यान से बस सुनना बस। ठीक, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूं। ठीक, तो लिमिट मुझे लेना है कहां से कहां तक, मुझे लिमिट लेना है नाउ, ध्यान सुनना, π/2 से 3π/2 इंटू साइन एक्स dx। मेरा ग्राफ क्या बता रहा है, π/2 से 3π/2 में जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, तो वैल्यू क्या समझ में नहीं आया। अच्छा, अब दिमाग लगाना नाउ, या अब या इसी प्रकार दिमाग लगाना, इसी प्रकार भेजा लगाना बस, मॉड ऑफ π/2 इंटू साइन नहीं 3π/2 साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू, यार बेटा इसकी वैल्यू के बाहर मॉड लगा है, अर्थात ये क्या है, मॉड ऑफ 0, वैल्यू 0, नहीं ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, इसको फील इससे करो ना यार, पूरे इस इंटीग्रेशन को आप इससे महसूस करो। आप थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन मान लो, अब जो इसकी वैल्यू आई है उसको मार्ट के अंदर डाल देना है। देखो ये वैल्यू मार्ट के अंदर डाल देना, अब भी समझ में नहीं आया। अब आगे की कहानी समझो। अब इस पे ऑलरेडी मार्ट लगा हुआ है, इसी प्रकार दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। अच्छे स्टूडेंट पकड़ते हैं बात को। अब मार्ट कहां लगाया आपके, π/2 में 3π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स। दिमाग लगाना, दिमाग। जिस दिन मॉड ऑफ साइन एक्स लगेगा उस दिन रफ कार आप देखोगे। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक। एग्जाम्पल इसको लिखने के बाद सभी बच्चे फिगर बनाएंगे, फिर वो लाइनें लिखेंगे। अभी कुछ नहीं करना, आप स्टॉप लीजिए। मैं रफ कार कर रहा हूं। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा। मॉड का मतलब, मॉड कहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, समझ आ गया। अर्थात fx बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ क्या ऊपर ही उचकता रहेगा। अरे पगलो, मॉड का मतलब ग्राफ कभी नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहां पे क्या था, π/2, बोलो यहां पे क्या था 3π/2, बेजा लगाना। तो ये जिस दिन मॉड लगा, फंक्शन में मॉड लगा, तो ये टुकड़ा चटक के ऊपर चढ़ गया। अरे नहीं समझ में, फिर सुनना इधर। किसका ग्राफ है, यहां पे क्या है 2π, यहां पे
3π/2 यहां पे, अर्थात जिस दिन माड लगाया तो इसका एरिया मांग रहा है, इस टुकड़े का एरिया 1, तो 1 घन 1। चलो लिख लो, नहीं समझ में? हम पढ़ाएं और समझ में ना आए। बनाओ फटाक फटाक। दो कहां से आप पकड़ में आया? इसका मतलब जो ग्राफ की फीलिंग है तो क्या इंटीग्रेशन करना है? नहीं करना, एरिया भर देना, बात करो। हाँ इस साल में आपकी एक आदत और बढ़िया बना दिया, जब आप ग्रेजुएशन में कंपटीशन लेवल में बैठोगे किसी के साथ 2-3 घंटे तो बोरिंग नहीं होगी, हैबिट में आ गया। अब आपको किसी के 1 घंटे क्लास पढ़ते होगे तो बहुत कम लगता होगा, लगता है बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बैठाते हैं, भगा देते हैं। अब एक्चुअल फील भी हो रहा होगा कि क्लास 1.5-2 घंटे की चलनी चाहिए, हफ्ते में एक छुट्टी मारो, 2 घंटे की क्लास पढ़ाओ। और ये मैं बहुत दिनों से मेरा सपना था कि यहाँ की स्कूल बंद हो जाए, मैं 2 घंटा डट जाऊं, तो ऐसा कोई सिस्टम लागू हुआ कि बन ही गया। मैं आपसे पिछले साल कम से कम 10-12 शब्द बोला हूंगा कि आप 1 घंटा कम पड़ता है यहाँ पढ़ाने के लिए। हाँ, चलो आगे चलो, काम की बात सुनो, ध्यान से सुनना। क्या लिख गया भाई? जल्दी करिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इत्तेफाक की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 0 आ गई। मात्र एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, मैंने ऐसा फंक्शन लिया कि 0 आ गई वैल्यू। शायद दिमाग लगाना, शायद इसकी वैल्यू -2 आती, शायद -2 आती, तो इसकी वैल्यू यहां क्या बड़ा होता? +2। नहीं आए समझ में? इसका मतलब कि या फिर ये दोनों बराबर होंगे, या सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? या फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मार्क लगा है ना। जिस दिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आने लगी उस दिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि इसी के आंसर में मार्क दे देना है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब इससे ये बड़ा होगा इससे, या उल्टा कहो ये छोटा होता है इससे और ये छोटा होता है इससे। देखो इसकी वैल्यू 0 आई है, इसकी वैल्यू भी 0 आई है, तो ये यदि छोटा होगा तो यही छोटा होगा, इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा। तो अतः मैं क्या लिखूं जरा बताओ? अतः मैं क्या लिखूं? π/2 से 3π/2 sin x dx लेस इक्वल मॉड ऑफ π/2 से 3π/2 sin x dx और फिर लेस इक्वल π/2 से 3π/2 मॉड ऑफ sin x dx। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने थ्योरी बताई वो कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल में बैठ गया। हाँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर कल से आप लोग एनसीईआरटी लेके आइए, मैं एनसीईआरटी में काम करूं। हाँ भाई, मन की आंखें देख ली, ये लॉजिक सही है। हाँ भाई, जल्दी से आ जाइए। पता नहीं आप लोग अलग अलग स्पीड से कैसे उतार लेते हो, अलग अलग स्पीड में, कोई जल्दी खाली हो जाता है, कोई लेट होता है, क्या तमाशा कर रहे हो। हाँ, क्वेश्चन देखना। इफ 0 से 1 e⁻x² x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तुम लोग ज्यादा दिमाग खराब कर, छुट्टी कर दूं? मुन्ना खराब करना मेरा। देखो प्रश्न क्या रहा है, if 0 to 1 e⁻x² x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, देन पहला पार्ट अल्फा इज ग्रेटर 0
ऑप्शन दे दिया उसने ना, ऑप्शन खोला, अल्फा इज ग्रेटर 1, तीसरा पार्ट 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, चौथा पार्ट अल्फा लेस देन 1। वो कह रहा अल्फा की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन लिख लो, 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था, 2 कौड़ी के सवाल है एकदम से। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, भेजा लगाइएगा। तैयार हो आप लोग? दिमाग लगाना। ये है क्या? एफ(x) है, बोल क्यों दे रहे हो? ये तो फंक्शन है। अब जरा दिमाग लगाइए, उल्टा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? 0। बोलो यार। तो निश्चित रूप से जो फंक्शन का ग्राफ होगा x को जरूर एक जगह काटा होगा, और जितना एरिया ऊपर मिल रहा होगा उतना एरिया नीचे मिल रहा होगा। अर्थात 0 से 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो ग्राफ को x को कट करेगा। तो मुझे फील नहीं है इस ग्राफ की, मुझे इसका ग्राफ नहीं बनता e की पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा का, लेकिन मैं एक नकली ग्राफ बना के अपना काम चला सकता हूं। तो मैं नकली ग्राफ कैसे बनाऊंगा, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सीरियस रहेगा। x ये मूल बिंदु हो गया, y अक्ष हो गया, क्या आप समझ रहे हो? मैं एक इसका नकली ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज दैट ये इसका एक नकली ग्राफ हो गया। दिमाग लगाना, ये लाइन क्या है जरा मुझे बताओ, ये किसकी लाइन है? यहां पे क्या है? x बराबर 0, बोलो। यहां पे क्या है? x बराबर 1, नहीं आया समझ में? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मतलब ग्राफ x को कट करेगा कि नहीं? और कट करने में जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। किसका ग्राफ है? e की पावर x स्क्वायर इंटू x माइनस अल्फा। बनाओ ग्राफ। एक्चुअल ग्राफ नहीं है, समझ गए? ये नकली ग्राफ है। मुझे फील हुआ कि एरिया ये वैल्यू 0 क्यों आ गई, इसका मतलब ये ऊपर नीचे एरिया बराबर दे रहा होगा, तभी वैल्यू 0 आ रही। यहां पे 0 x बराबर एक्स्ट्रा 0 और 1 के बीच में एक मैंने नकली ग्राफ खींच दिया। आपको समझ में नहीं आया? आ गया? एक्चुअल ग्राफ नहीं, नकली ग्राफ है। इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू तभी 0 हो सकती है जो इस फंक्शन का ग्राफ में जितना एक्स अक्ष के एबव एरिया ढक रहा होगा उतना बिलो एरिया ढक रहा होगा, तो वैल्यू कट के 0 हो रही होगी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, जरा दिमाग लगाना। एक बात क्या क्लियर है कि a टू बी e की पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसलिए fx इक्वल टू 0। जरा दिमाग लगाना है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दिया हूं, अच्छे बच्चों को एक बार में स्ट्राइक कर जाएगा। जरा दिमाग लगाना है, यदि इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है तो निश्चित रूप से जो अंदर fx भरा उसकी वैल्यू 0 होगी। fx मींस रेंज, रेंज मींस 0, कहीं ना कहीं रेंज इसकी 0 आई होगी। जब रेंज 0 नहीं होगी तो एक सच को काटेगा कहां? नहीं आया समझ में? फिर सुनो, यहां पे fx बराबर क्या होगा? fx बराबर क्या होगा? 0। ये fx बराबर 0 कब लाया? जब अपनी वैल्यू क्या दे दिया? 0। जब अपनी वैल्यू 0 देगा तब fx x को काटेगा, और जहां पे काटेगा वहां पे fx क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि जब काटेगा तो y वहां 0 हो जाएगी, x को y 0 होता है ना, तो fx 0 हो गया। अब जरा दिमाग लगाना, तो मैंने यहां से पकड़ा कि यदि तुम्हारी वैल्यू 0 है तो निश्चित रूप से तुम ये मतलब fx x को काटेगा, और जिस पॉइंट पे काटेगा उसकी रेंज 0 हो जाएगी। अब भी नहीं समझ में? अब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, fx की वैल्यू क्या है? e की पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाना, देख लेना, अभी लिखना कुछ नहीं। देखो ये e रफ कर रहे हैं, e की पावर x स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो जरा दिमाग लगाइए, तो दो केस हो सकते हैं, अर्थात इसने ये 0 दिया या फिर इसने 0 दिया। नहीं आया समझ में? अरे ये 0 देगा, ये 0 देगा, तो पता है e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है? किसी को पता? e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, अर्थात जो e की पावर x का ग्राफ मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कभी जीवन में 0
जीरो से ऊपर ही रेंज होती है, ये तो मना कर देगा। वो कहेगा कि मेरे तो खानदान में कभी जीरो नहीं आए। e की पावर x स्क्वायर कहेगा कि तुम जीरो की बात छोड़ो, मैं तो x को कभी छूता भी नहीं हूं, मेरा ग्राफ तो ऊपर ही बनता है। इसका मतलब अब जरा दिमाग लगाना, उसने हाथ ऊंचे कर दिया कि मैं जीरो, अब वैल्यू किसके बराबर है? जीरो। चोरी पकड़ी गई, तूने जीरो दिया, जीरो नहीं देगा तो साला जीरो कहां से आ गया? नहीं ऐसा नहीं। अब सुनो, बीच का चिन्ह क्या है गुरे? दो में से कोई एक जीरो होगा तो वैल्यू जीरो पटक जाएगी कि नहीं? ई की पावर एक्स स्क्वायर मना कर दिया कि मैं जीरो, तो किसने चोरी किया? एक्स माइनस अल्फा ने जीरो पकड़ा, तभी तो पूरे को ले डाला। इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना। एक्स बराबर क्या आ गया? अल्फा। अर्थात यहां का कट पॉइंट क्या है? यहां पे एक्स बराबर क्या है? अल्फा। अल्फा किसके बिटवीन हो गया? जीरो के आगे और एक के पीछे। इसका मतलब अल्फा किसको लाई कर रहा है? अरे बेवकूफो, यहां का पॉइंट है आ गया एक्स बराबर अल्फा। बोलो तो जो एक्स अल्फा, एक्स अल्फा कहां है? जीरो के आगे है और एक के पीछे, तो आंसर कौन सा ही हुआ? क्या मैंने समाकलन किया? कोई समाकलन नहीं किया, तो अल्फा की वैल्यू मांग रहा। तो आपको लग रहा होगा कि गणित माने कुछ नहीं, अच्छा फील हो बस। तो विद्यार्थियों, कल से फिर हम लोग एनसीईआरटी पे काम करेंगे। हाँ, 2 रिक्वेस्ट है, जिन लोगों की फीस बाकी हो तो फीस जमा कर दें। दूसरी रिक्वेस्ट, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा दें थोड़ा सा। मिलते हैं कल इसी समय।